तो आज अपन को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज के लेक्चर में अपन 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला अपन पढ़ने वाले हैं थॉमसन का, दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का और तीसरा पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का। अब जिस तरीके से इनके नंबर हैं उसी तरीके से इनका ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले कौन सा आया होगा, थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का और फिर नील्स बोर का। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या देखने वाले हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो इस चैप्टर का नाम है, वही हम देखने वाले हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एटम हमारी दुनिया के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको देखना है कि एटम जो है वो असली में एग्जिस्ट कैसे करता है। सोच के देखो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एटम हमको दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी हमने देखने की कोशिश करी तब भी हमको दिखता नहीं है, पर वो इतना जरूरी है कि उसके बारे में जानना हमको फिर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सबसे पहले हम देखेंगे किसका, थॉमसन का। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों में से हाइड एंड सीक बिस्किट किस किसने खाया है? हाइड एंड, नहीं 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 नहीं, भैंस की तरह जुगाली करी आए थे ऐसे करके। खाया है? सिंपल पूछ रहा हूं तो पूछ रही है कि खाया है? खेला है? खेलने के लिए बहुत चीजें हैं। किस किसने खाया हाइड एंड सीक? खाया है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाइड एंड सीक खाया तो तुमने देखा होगा कि उसका जो बिस्किट होता है उसमें छोटे छोटे बीच में क्या होते हैं, चॉकलेट लगे रहते हैं, ये याद है सबको। अब मेरी बात सुनो, तो अगर तुमने हाइड एंड सीक खाया है तो जब तुमने खाया था तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी मदद से हम क्या सीख लेंगे, थॉमसन का मॉडल। पर वो कैसे सीख रहे हैं, मान लो जैसे ये बिस्किट है, बेटा बात है नहीं, जैसे ये बिस्किट है। अच्छा इसने किसका बताया है, इसने क्रिसमस पुडिंग की बात करी है। किसकी बात करी है? अब भाई वो लोग, वो विदेशी लोग हैं, वो क्रिसमस पुडिंग की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं खाई ना, तो हम किसकी बात कर लेते हैं, हाइड एंड सीक की। अब तुमने हाइड एंड सीक देखा है तो ये जो बिस्किट है, कोई भी बिस्किट होता है वो ज्यादातर किससे बनता है, किससे बनता है? तो ये जो पूरा बिस्किट होगा वो पूरा का पूरा किससे बना होगा, मैदा से। और बीच बीच में इसमें छोटी छोटी क्या लगी होंगी, चॉकलेट लगी होगी। ये सबको पता है कि नहीं पता? तो थॉमसन ने क्या बताया, मेरी बात सुन लो। थॉमसन ने बोला कि जिस तरीके से क्रिसमस पुडिंग में या फिर हाइड एंड सीक बिस्किट में, ये मैं बता देता हूं, क्रिसमस पुडिंग बोल लो या हाइड एंड सीक बिस्किट बोल लो, बात हमको क्या करनी है, समझने वाली बात करनी है। तो थॉमसन ने क्या बताया, अच्छा थॉमसन को एक चीज पता थी कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, ना तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। उसको इतना पता था कि इसके अंदर जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये जो पूरा बिस्किट है या फिर ये जो पूरी क्रिसमस पुडिंग है वो पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, वो पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो एक तरीके से अगर हम बोले तो मैदा क्या है, अपने आप में पॉजिटिव है। ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं, घर पे जाके मत बोलना कि मैदा खिला रही हो, पॉजिटिव चार्ज मेरे अंदर डाल दिया, ये सब बातें मत करना। तो मैदा क्या है, उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है जिससे कि पूरा बिस्किट बना हुआ है, और इस बिस्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन नामक जो चीज है वो किसके फॉर्म में है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। जिस तरीके से यहाँ पे तुमको चॉकलेट दिख रही है, उसने बोला कि ऐसा ही क्या होता है, ये बिस्किट नहीं है, ऐसा ही उसने क्या बोला कि एटम भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो एटम है स्फेरिकल शेप का होता है। कल मैंने बात करी थी, पूरा का पूरा एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में है और पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और बीच बीच में जिस तरीके से चोको चिप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। याद रहे उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं ना कि चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थॉमसन का स्ट्रक्चर था, उससे क्या क्या समझ में आ गया। तो उससे एक पॉइंट तो ये समझ में आया कि एटम न्यूट्रल कैसे होता है। कैसे होता है, उसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, 5 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये जो पूरा मैदा है जिसका पूरा बिस्किट बना है वो किसके बराबर होगा, 5 पॉजिटिव के बराबर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसकी मदद से हमको क्या समझ में आ गया कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब तुम बताओ कि आज के जमाने में जो हमको स्ट्रक्चर एटम का पता है, क्या वो ऐसा है या फिर अलग है? अलग है। पर इसने जो बताया होगा वो उसके समय के हिसाब से बताया होगा, हाँ या ना? ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या गलत है तुम बता सकते हो?
क्या क्या गलत है इसमें? इसमें इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन बीच में फंसा हुआ है। आज के समय में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता रहता है, तो एक पॉइंट गलत हो गया। फिर इसने बोल दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है। आज के समय में हमें पता है, कल हमने पढ़ा भी था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, वो सेंटर ऑफ एटम के अंदर होता है और वो पूरे में नहीं फैला होता। ये पता है कि नहीं पता? तो इस तरीके से थॉमसन का जो पुडिंग मॉडल है उसका हमको पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या बताया। समझ में आ रहा सबको? एक बार देख लो, इसमें पढ़ लो, मेरे से पूछ लो। इसके मॉडल को समय के साथ खारिज करना पड़ा, क्योंकि इस मॉडल को समझते हुए जो चीजें हो रही थी उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मॉडल कौन सा अच्छा होता है? जिसको समझने से, जिसको फॉलो करने से जो हो रहा है वो समझ में आए, तो वो मॉडल अच्छा है। जो हो रहा है वो समझ में ही नहीं आ पा रहा, इसके मॉडल को अगर हम मान के आगे की चीजें करते तो जो हो रहा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसको हटा के नया मॉडल लेके आए। फिर रदरफोर्ड का भी मैं बताऊंगा, तो उसमें भी तुम देखोगे कि रदरफोर्ड ने भी काफी कुछ बताया, पर उसमें भी एक दो चीजें गलत थी, तो और नया लेके आए। समझ में आ रही है? आज के समय में कौन सा चलता है? नील्स बोर का। अब एक बात और समझ लो कि नील्स बोर ने जो बताया है वो आज के समय तक सही चल रहा है। मान लो आगे चल के कोई और मॉडल आ जाता है जो कि नील्स बोर से भी अच्छा है, तो वो चलेगा, नील्स बोर के भी को भी हम हटा देंगे। समझ में आ रही है? तो साइंस में यही खासियत है कि साइंस जो है वो अपडेट होती रहती है। समझ में आ रही है? तो साइंस में ये अच्छी बात है। तो इसको तुम पढ़ लो जरा, इसने क्या क्या बोला है। इन स्फीयर ऑफ बताया तो कि ये जो स्फीयर, मैंने इसने क्रिसमस पुडिंग की बात कर रहा, तो मैंने बताया ना ये जो मैदा है वो पूरी की पूरी कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बोल रहा है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है बीच में। किसकी तरह? बीज की तरह बोल रहा है वाटरमेलन में, या फिर किसी की तरह बोल रहा है, ड्राई फ्रूट्स की तरह बोल रहा है। तो वही हमने पढ़ा है। किस किस को समझ में आ गया जो पढ़ाया था अभी? थॉमसन का मॉडल आएगा तो लिख लोगे ना, जो पढ़ाया था वही लिखना है, ऑल इन वन में से देख लेना कैसे लिखना है, ठीक है? कुछ उसमें अलग, मतलब सबसे सिंपल यही था। इसके बाद वाले थोड़े से ऐसे हैं जो समझने की हमको जरूरत पड़ेगी। आगे बात करूं? चलो अब आगे किसका आ गया? रदरफोर्ड का। अब सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि जो रदरफोर्ड था ना, वो थॉमसन का ही कौन था? चेला। चेला बोलो तो स्टूडेंट। क्या था? पहले के जमाने में तुम देखो इसमें लिखा हुआ है जे थॉमसन जो था उसने स्टार्टिंग करी थी, और तुम देखो इसमें नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ के देखना कि जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे, जे थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज क्या होता है? सबसे बड़ा जो पुरस्कार हो सकता है दुनिया में, वो नोबेल प्राइज होता है, ठीक है? जो कि ये समझ लो कि करोड़ों लोगों में से भी एक को बहुत मुश्किल से मिल पाता। तो नोबेल प्राइज मिला किसको? जे थॉमसन को। और उसके 7 स्टूडेंट्स को, 7 लिखा है 9 लिखा है? 7 स्टूडेंट को भी क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला आगे चल के। तो तुम सोचो कि जो जे थॉमसन होगा वो कितना महान आदमी होगा कि खुद को तो मिला ही मिला, पर उसके 7 स्टूडेंट्स को भी मिला। तो क्या समझ रहे हैं यहां से हम कि रदरफोर्ड स्टूडेंट था किसका? जे थॉमसन का। ये समझ में आ गया? अब आगे सुनो। रदरफोर्ड जो था वो जानना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड जानना चाहता था कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या किया वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो कुछ कुछ बात समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप समझो। उसने एक गोल्ड की फॉइल ली जो कि 1000 एटम थिक यानी कि मोटी थी। क्या ली उसने? गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की क्यों ली? तो तुम बताओ, गोल्ड क्या है? एक मेटल, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, ठीक है? मेलिएबल का क्या मतलब है कि उनको ठोक ठोक के अपन चादर जितना पतला बना सकते हैं। इसीलिए उसने क्या सिलेक्ट किया? गोल्ड। और कितना पतला बना लिया उसको? 1000 एटम थिक। याद करो एटम कितना छोटा था, बहुत छोटा। और 1000 एटम अगर एक दूसरे से मिल भी जाएंगे तो कितनी मोटी परत बनेगी? कितनी बनेगी? मतलब हो सकता है कि हमारे नाखून जितनी, या फिर उससे भी छोटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसको बहुत पतली फॉइल लेनी थी, इसलिए उसने किसकी ली? गोल्ड फॉइल की ली। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद एक उसने सेटअप तैयार किया। इधर से उसने, सुन लो जरा, इधर से उसने अल्फा पार्टिकल्स क्या किए? छोड़ दिए मतलब इस पे अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से इसने जाने दिए। समझ रहे हो?
अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल तुमको समझना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल कहते हैं हीलियम प्लस 2 के पार्टिकल को। किसको कहते हैं? हीलियम प्लस 2 के जो पार्टिकल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हमने पहले पढ़ा था कि हीलियम, नहीं पढ़ा था तो अब बता देता हूं, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 4u। कोई दिक्कत लग रही है अभी तक? उसने गोल्ड की फॉइल ली जो कि 1000 एटम थिक थी और उसने एक तरफ से क्या किए? अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? हीलियम प्लस 2, जिनका मास कितना होता है? 4u। बात समझ में आ रही है? अभी वो इसमें तुम पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखेगा कि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो डबली मतलब 2, चार्ज प्लस 2। समझ में आ रहा है तुमको? अब 4u सोचो तुम, 4u क्या है? मास है। और किसी पार्टिकल का 4u मास जो है वो अच्छा खासा है। अगर हम किससे कंपैरिजन करें? मास ऑफ प्रोटॉन से कंपेयर करें। प्रोटॉन का कितना होता है? 1u और इसका कितना हो गया? 4u। अब तुम सोच के देखो कि 4u वाला कोई पार्टिकल जो है वो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो अगर वो 1u वाले से टकराएगा मान लो बेटा, तो क्या 4u वाला 1u से टकराएगा तो टक्कर खा के वापस लौट सकता है क्या? नहीं, जो बाहरी है वो सामने वाले को धक्का ही दे देगा। बात समझ में आ रही है? अब जो रदरफोर्ड था वो जानना चाह रहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, बाकी चीजें वो डिस्कवर करना चाह रहा था। तो उसने क्या देखा? मेरी बात समझो। उसने देखा कि जब उसने, अच्छा वो तुम्हारे में फिगर बना हुआ है ना, वो देखो। तो उसने क्या देखा कि जितने भी उसने अल्फा पार्टिकल्स डाले उसमें से 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा क्या हो गए? 90% से ज्यादा सीधे चले गए, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई भी अंतर नहीं आया, सीधे सीधे चले गए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे बीच में कुछ है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सीधे सीधे चले गए, किसी से टकराए नहीं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा उसने देखा, ठीक है, ऐसा उसने देखा। और ये देख के अगर कोई चीज है मेरे सामने और उसमें से इतने सारे आराम से निकल जा रहे हैं, तो ये देख के हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इसमें बीच का जो हिस्सा है, 90% जो हिस्सा है वो कैसा है? खाली है। समझ में आ रहा है? तो एक उसने ये वाला पॉइंट देखा और उसकी मदद से उसने क्या बता दिया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऐसा हमने कल देखा भी था, कल मैंने तुमको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो ऐसा आ भी रहा है और ऐसा उसने देख भी लिया। समझ में आया? कैसे देखा, क्या देखा? फिर उसने देखा, अच्छा ये कैसे है? +2 के। और हमने कल पढ़ा था या फिर हमको पहले से पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। समझ में आती है कि नहीं आती? तो अगर एक्चुअल में बात करें, जो हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हमको समझना पड़ेगा। तो जो एटम है उसके अंदर क्या होता है बेटा? बीच में न्यूक्लियस होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स है वो तो सीधे चले गए। अब ये जो +2 वाले कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे ना जो न्यूक्लियस के पास से निकल के जा रहे होंगे, हाँ या ना? तो तुम देखो कि मान लो ये एक एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो तुम बताओ कि ये वाले तो सीधे चले जाएंगे, ये सीधा चले जाएगा, ये सीधा चले जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे सीधे। जो पास में जा रहे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां से भी कौन आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये इसके पास आएंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे क्या बोलेगा? दूर जा। क्या बोलेगा? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा कि कुछ जो पार्टिकल हैं वो हल्का हल्का डिफ्लेक्शन लेके क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो उसने बोला कि करीब करीब मान लो 9.9% कैसे चले गए? स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ। कैसे चले गए? स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ। तो इससे उसको क्या समझ में आया? इससे उसको समझ में आया कि बीच में कहीं ना कहीं क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इससे उसको क्या समझ में आया? फिर उसने देखा कि हजारों में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा के और सीधे के सीधे वापस आ गए। यानी कि अब मैं ये जो नंबर है वो तो अपने मन से बना रहा हूं जिससे तुमको समझ में आए, पर उसने क्या बोला कि 0.1% या फिर उससे भी कम ऐसे थे जो 180 डिग्री का उनका क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि टकरा के लौट के आ गए। तो इससे उसको क्या समझ में आया कि बीच में, एटम के बीच में एक बहुत ठोस चीज है जिससे कि पार्टिकल्स टकरा के कैसे आ जाने? वापस। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है?
देख लो एक बार अच्छे से क्या हो रहा है ये। इसकी मदद से उसने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसकी मदद से क्या बोला कि प्रोटॉन बीच में है। क्या बोला उसने? प्रोटॉन बीच में है। और इसकी मदद से क्या बोला कि एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज वेरी हैवी मास। जो कौन है वो? न्यूक्लियस। और तुम बताओ कि एटम के अंदर न्यूक्लियस इस वाले एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि कितना छोटा होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें कैसी निकलनी है? सीधी। तो न्यूक्लियस कितना हो गया? बहुत छोटा। तो उसने ये भी बताया कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। बोलता है कि न्यूक्लियस इज वेरी भी नहीं, वेरी 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 स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? इन कंपेयर टू। और मैं तुमको बताता हूं कि अगर हम न्यूक्लियस को एक फुटबॉल की साइज का मान लें। किसकी साइज का? तो अगर इसको कंपेयर करके बताएं, न्यूक्लियस को हमने एक फुटबॉल की साइज का मान लिया है, तो एटम कितना बड़ा होगा बताओ? अभी हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा है। तो मैंने मान लिया कि न्यूक्लियस जो है वो फुटबॉल की साइज का है, तो एक एटम कितना बड़ा होना चाहिए? पूरा का पूरा फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा। तो तुम समझ पा रहे हो, पूरा स्टेडियम और उसके अंदर एक छोटी सी फुटबॉल, कितना अंतर है इसमें? उतना ही अंतर उसने किस में बताया है? तुम देखो क्या लिखा है, 10 की पावर 8 लिखा है, 10 की पावर 5 लिखा है। 10 की पावर 5 यानी कि 1,00,000 गुना छोटा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 1,00,000 गुना छोटा। ये तुम देख लो, इसको पढ़ लो, रदरफोर्ड ने क्या बताया, कैसे बताया, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर ड्रॉबैक क्या है मैं भी बता रहा हूं। पार्टिकल जो है वो बहुत बड़ा है ना, किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है? बहुत कम, पढ़ा था कल अपन ने। और इसका वजन कितना है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले? एक प्रोटॉन का ही 2000 गुना था, और ये तो प्रोटॉन का भी कितना है? 4 गुना, यानी लगभग 8000 गुना हो गया। अब 8000 गुना जो है उस मतलब एक पार्टिकल जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसका क्या है? मोमेंटम। कौन बड़ा होगा? कौन जीतेगा? मोमेंटम जीतेगा ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ने उसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? ये जो ड्रॉबैक लिखा हुआ है ना, ड्रॉबैक के ऊपर वाले 3 पॉइंट हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद करने हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको कौन कौन सी चीजें सीखने मिली। अच्छा, उसने फिर एक और बात बोली कि जो मैंने भी बता नहीं पाया, उसने एक और बात बोली कि ये सब अगर हो रहा है तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिर कहां पे होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड चक्कर लगा रहा होगा। और उसने एक और बात बोली, ये सुन लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि अगर उसने एक तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अब इसमें एक और बात उसने बोली कि रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का क्या मतलब है? ये शब्द तुम समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड जो एटम होगा वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। इसका क्या अर्थ है कि जैसे ये ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसी वाले चक्कर में घूमेगा, इधर बीच में नहीं दिखेगा, इधर बीच में नहीं दिखेगा, या तो इसमें दिखेगा या इसमें दिखेगा या इसमें दिखेगा, बीच बीच में कहीं पे भी उसका मन होगा ऐसा नहीं दिखने वाला। जैसे कि हमने अपना सोलर सिस्टम देखा है, उसमें जो सन होता है उसके अराउंड इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी किस में घूमते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मतलब कि जैसे अर्थ जो है वो ऐसा नहीं होगा कि छोटा चक्कर लगाने लग गई, मतलब कि जो उसका फिक्स्ड है। जैसे ये सन है, तो अगर ये अर्थ है और यहाँ पे मान लो जो क्या बोलते हैं मरकरी है, तो मरकरी अगर इधर घूम रहा है, अर्थ इधर घूम रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि मरकरी किसी दिन यहाँ पे घूम रहा होगा और अर्थ कहीं और घूम रही होगी। वो अपने पाथ पे ही बार बार घूमेगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना? तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल इसी तरह डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमता है। अगर वो इसमें घूम रहा है तो इधर वाले में घूमेगा, बीच में कहीं तुमको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये किसने बोला है? रदरफोर्ड ने बोला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से ही हम अगला पॉइंट समझेंगे। पढ़ लिया? जो बुक में लिखा है वो समझ में आ रहा है पक्का? और जो यहाँ पे पढ़ा है वो समझ में आ रहा है? कुछ अभी तक ऐसी हैवी बातें तो नहीं लगी ना? उसने जो किया था वो हमने देखा क्या किया, और उसने जो किया है
उसमें जो उसको दिखा उसकी मदद से क्या क्या समझ में आया वो हमको समझना है। इस बात में कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है हमको? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होता है? किसी भी चीज में कोई कमी, कोई खामी। तो ड्रॉबैक हम देख लेते हैं रदरफोर्ड का, वो क्या है। अभी मैंने तुमको ये वाला पॉइंट पढ़ाया ना, इसी पॉइंट पे उसने एक उसका ड्रॉबैक निकला है, वो क्या है मैं बता देता हूं। ड्रॉबैक ऑफ, अब एक बात सुनो, उसने बोला कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका ड्रॉबैक क्या है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तुम ये बताओ कि दुनिया में जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं कि नहीं? स्टेबल मतलब आराम से मिल जाते हैं हमको, नॉर्मल मिल जाते हैं। स्टेबिलिटी मतलब जो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब समझते हो, जिसको कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। अब आगे चल के एक थ्योरी आई जो कि मैक्सवेल ने दी थी। ये सब क्या है तुमको आगे समझ में आएगा। मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में है, किस में है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में है तो वो क्या करेगा? इट विल रेडिएट या फिर इट विल लूज एनर्जी। रेडिएट छोड़ो, इट विल लूज। ये किसने बोला? मैक्सवेल ने। और ये बात बिल्कुल सही है, मतलब इसने जो बोला वो सही है। अब एनर्जी लूज करने का क्या मतलब है तुम समझो। जैसे कि एक खंबा है, ठीक है, उसके अराउंड तुमको, एक खंबा नहीं, जैसे कि एक आदमी है और उसने तुमको उससे रस्सी से बांध रखा है और तुम उसके अराउंड गोल 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 चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि वो आदमी तुमको खींचना चाह रहा है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो आदमी तुमको खींचना चाह रहा है, तुम गोल 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 चक्कर लगा रहे हो, पर तुम जो चक्कर लगा रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारी क्या होगी, एनर्जी कम होने लगेगी और तुमको खाना वाना कुछ भी नहीं दे रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि वो तुमको लगातार खींच रहा है तो तुम्हारा जो चक्कर है वो धीरे धीरे कैसा होता चलेगा, छोटा, क्योंकि वो तुमको खींचता जा रहा है और तुम्हारी एनर्जी तो तुम में है नहीं। तो धीरे धीरे जैसे एनर्जी खत्म होते चलेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब वो तुमको पूरा का पूरा खींच लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और उस समय तुम चल ही नहीं पाओगे, तो सब खत्म हो जाएगा। तुम किस में घुस जाओगे? उस आदमी के पास चले जाओगे। ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने बोला कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेशन में है तो तुम मेरे को बताओ क्या ये चार्ज पार्टिकल है? क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? बिल्कुल है। उसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं सारे कैसे होते हैं, एक्सीलरेटेड होते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि कोई चीज है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, स्टार्टिंग में यहाँ पे वेलोसिटी होगी, फिर इस समय यहाँ पे होगी, फिर इस समय यहाँ पे होगी, फिर इस समय यहाँ पे होगी। कुछ याद है ऐसा? सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हर मूवमेंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी के बदलाव को ही क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज भी है और इसके अंदर एक्सीलरेशन भी है, दोनों ही चीज है। तो इसको क्या करना चाहिए, एनर्जी लूज करना चाहिए। बोलो हाँ या ना? एनर्जी लूज करना चाहिए तो इसको धीरे 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 कहां पे आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अगर अंदर आ गया तो इलेक्ट्रॉन किस में घुस गया, न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम बचा कि खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से तो हमारी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया तो किससे बनी हुई है, एटम से। और इसके मॉडल के हिसाब से जो इसने बात करी है, एटम ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये उसका क्या हो चुका है, ड्रॉबैक। और इस ड्रॉबैक को समझाने के लिए फिर कौन आगे आया, नील्स बोर। ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में समझाया। किस किस को समझ में आया? मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हमको पता करना है कि क्या दिक्कत थी जो कि किसने सॉल्व करी, नील्स बोर में। ठीक है, तो ये देख लो तुम और इसको पढ़ लो। उसका अगर पेपर में लिखने आएगा तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब उसका लॉजिक क्या है, समझ में आ गया? इसको पढ़ लो जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे किसका आ गया, तो नील्स बोर का आ गया। नील्स बोर ने क्या बोला कि रदरफोर्ड ने जितना भी बताया सब सही है, बस उसने एक चीज और बोल दी
कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बस उसने इतना बोल दिया कि जो गोल गोल चक्कर में इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए। उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज ही नहीं करता। अगर एनर्जी लूज ही नहीं करता तो घुसने की बात ही खत्म हो गई। तो फिर इसकी मदद से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम के अंदर है वो समझ में आ गया। और ऐसा उसने नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारी बुक में देखो कहीं नहीं लिखा। बताया भी हो तो हो सकता है तुम आगे पढ़ो, अभी तो नहीं बताया। बस उसने क्या बोल दिया कि रदरफोर्ड के में जो कमी थी वो मैं खत्म कर देता हूँ, लो इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर उसने क्या बोला, वही कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहते हैं, और उसने और उन ऑर्बिट्स को क्या नाम दे दिया, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अभी बताया था कि उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसके बीच में कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो उन ऑर्बिट्स को इसने क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, या फिर उनको उसने क्या नाम दे दिया, शेल्स। क्या नाम दे दिया, शेल्स। तो उसने बोला कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड ये होगी पहली ऑर्बिट, ये होगी दूसरी ऑर्बिट, ये होगी तीसरी ऑर्बिट, ये होगी चौथी ऑर्बिट। इस तरीके से और भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनके अंदर होगा। इसने उसको नाम दे दिए, इसको बोल दो के, इसको बोल दो एम, इसको बोल दो एन, एम एन, के एल एम एन। उसने बोला कि इन सेल्स को हम नाम दे रहे हैं, और ये सेल्स क्या है, एनर्जी लेवल्स भी हैं। और उसने क्या बोला कि अगर तुमको नंबर से नाम देना है तो एन लेटर से इस्तेमाल करेंगे, एन इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। इस तरीके से उसने एनर्जी लेवल्स के बारे में हमको बताया और बोला कि एटम इनके अंदर होगा, और इनके अंदर जब एटम होगा तो इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। समझ में आ रहा है नील्स बोर वाला? ठीक है। उसकी मदद से क्या हो गया, जो ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का, वो इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और यही वाला मॉडल आज तक चल रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसने आगे एक और चीज बताई कि किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किससे पता करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले से, 2n²। किससे पता करेंगे, वो कौन से नंबर की शेल है ये पता कर लो, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में, तो आप क्या पता कर लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। तो तुम बताओ पहली शेल में कितने आने चाहिए, तो आप बोलोगे n इक्वल टू 1 डाल दो, तो फर्स्ट में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। n इक्वल टू अगर 2 डालेंगे बेटा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 इंटू 2, तो दूसरी सेल में कितने आ जाएंगे 8। n इक्वल टू 3 की बात करो बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगले वाले की बात करते हैं, तो n इक्वल टू क्या डालेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। बस इतना पता होना चाहिए, इसके आगे की तो तुमको जरूरत पड़ेगी नहीं। और क्लास 9th में तो तीसरी सेल तक ही जाएंगे। पेज पलट के देखो, तुमको कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने कुछ एटम दिखाए और तुम देखो उसमें सेल्स में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तुम देखो कि सारी ही सेल्स में पहले, सारे ही एटम में पहले वाले में तुमको 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी में नहीं दिखेंगे, 2 से ज्यादा पहली वाली में किसी में नहीं दिखेंगे। क्योंकि किसने बताया, ये नील्स बोर ने बताया। समझ में आ रहा है? एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है, एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है कि इस वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास अलग एनर्जी होगी, इस वाली में जो होगा उसके पास अलग होगी, इसमें जो होगा उसके पास अलग होगी, क्योंकि वो अलग अलग शेल में घूम रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए उसने उसको एनर्जी लेवल नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अब न्यूट्रॉन के बारे में वो बात कर रहा था, न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी करी थी, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है तुमको? एक बार इसको पढ़ लो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। ये पॉइंट याद रखेंगे सब लोग कि पहले वाले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुन लो। अब क्या करना है, सब लोगों को एक काम करना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने। याद मतलब रटने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कैसे रटने हैं, तो बिल्कुल ऐसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और नियोन के बाद आएगा अपना सोडियम। बेटा मेरे को याद है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो अब क्या करना है तुमको, याद रखना है। अब सुन लो जरा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और, चलो अब मेरी बात सुनो। अब ये क्या है कि तुम पहली बार में याद करोगे तो याद तो तुमसे होंगे नहीं, क्योंकि एक बार में याद करना टफ है। तो जब भी इस तरीके की चीज आती है ना, तो हमको क्या बना लेने चाहिए, क्या बनाने चाहिए, निमोनिक्स, मनमोनिक्स नहीं, निमोनिक्स। एम क्या है, साइलेंट है, ठीक है। निमोनिक्स बना लेना चाहिए। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि इसकी मदद से एक ऐसा सेंटेंस बना लेना जो कि याद हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूं, तो तुम देख लो जैसे कि तुमको याद हो जाए। तो पहले एक कहानी सुन लो छोटी सी, और वो कहानी सुन लोगे तो ये तुमको याद हो जाए। जब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, वो उस समय जब मैं बोलूंगा तो तुमको इधर ध्यान देना है, ठीक है। अभी पहले मैं कहानी सुना रहा हूं, जब मैं बोलूंगा कि अब मैं वो सेंटेंस बोल रहा हूं तो तब इधर ध्यान देना, ठीक है। और फिर तुम देखना कि क्या वो इस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। समझ में आ रही है अपन क्या करने वाले हैं। तो क्या होता है कि एक लड़की होती है लिली, सुन लो यार, हंसी आ रही है तुमको। एक लड़की होती है लिली, जिसकी छोटी बहन का होता है बर्थडे। जो लिली नाम की लड़की होती है, उसकी एक दोस्त होती है नैना मंगल, उसका गोली बिस्कुट का दुकान होता है। और लिली के पापा लिली को फोन लगाते हैं और बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं यहां से सुनना। हाँ हेलो लिली बेटा, बाजार चले जाओ ना, जाओ ना, वो थोड़ा ठीक है। हाँ हेलो लिली बेटा, बाजार चले जाओ ना, और फ्रेंड नैना मंगल से पेप्सी, स्प्राइट, कोला और काजू केक ले आओ ना। तो अब सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, हाँ हेलो लिली बेटा, बाजार चले जाओ ना, और फ्रेंड नैना मंगल से पेप्सी, स्प्राइट, कोला और काजू केक ले आओ। अब इसको तुम याद कर सकते हो बड़े आसानी से, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसकी मदद से ही हम आगे चल के सारी पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ये तुमको बड़े काम आएंगे, और जरूरी नहीं है कि कोई तुमको बताएगा तभी निमोनिक्स तुम समझोगे, तुम खुद से भी बना सकते हो, जैसा मैं तुम्हारे लिए बना के लाया। समझ में आ रहा है। तो स्टोरी क्या थी, एक बार फिर से कर लें क्या, कि एक लड़की थी लिली, उसके छोटी बहन का बर्थडे था, उसकी दोस्त थी एक नैना मंगल, जिसकी गोली बिस्कुट की दुकान थी नहीं गोली बिस्कुट गोली बिस्कुट की दुकान थी। तो लिली के पापा ने लिली को फोन लगाया और बोला, क्या बोला, हाँ हेलो लिली बेटा, बाजार चले जाओ ना, और फ्रेंड नैना मंगल से पेप्सी, स्प्राइट, कोला और काजू केक ले आओ। समझ में आ गया। तालियां तो बजा दो तुम्हारे लिए मेहनत कर। अब मेरे को ये बताओ, ये सब याद हो जाएंगे क्या तुमसे। मैंने देखो, तुम निमोनिक्स लगाओ नहीं लगाओ, मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुमको नंबर सहित याद होने चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।